हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा चल रहा था एडुटेरिया के बुक से बीपीएससी और सीडीपीओ से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम पिछले वाले वीडियो में सेट नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज हमारा सेट नंबर 8 है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट बाय प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है और परीक्षा फल में आरक्षण कोटिवार जो 56वीं में था उसको दिखाया गया है। तो आज से पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए स्मिथ। ये जो थे आर डी बनर्जी के एन दीक्षित एवं एम एस वत्स, ये तीनों हड़प्पा से संबंधित थे। ये तीनों जो थे हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित थे। जबकि वी ए स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने अशोक तथा अकबर जैसे शासकों पर पुस्तकें लिखी थी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक था द ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया। ये तीन पुस्तक कौन लिखे थे? तो बी ए स्मिथ के द्वारा। और ये कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। तो इनका संबंध हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से नहीं है। बाकी इन तीनों का संबंध हड़प्पा और मोहनजोदारो से है। आर डी बनर्जी, एम एस वत्स, के एन दीक्षित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी का है नेपाल में। और उनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में और सर्व अधिक उपदेश पूछे तो वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। और वर्तमान में ये कहाँ? फल्गु में, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनसोंग। हेनसोंग जो था वो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और यह जो आया था 630 से 645 ईस्वी तक भारत रहा था। और अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया था। हेनसोंग का जो पुस्तक है कौन है? सी यू की। और इसमें अपने भारत की यात्रा का विवरण किया है। और उसके पुस्तक से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। और हेनसोंग तथा इत्सिंग जैसे यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की तथा लंबे समय तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचनाकार कौन थे? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और इस पुस्तक के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण विवरण प्राप्त हुआ। अगला है मध्यकालीन भारत से, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए। और इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कई इतिहासकार का कहना है कि इसका निर्माण 2.5 दिनों में कराया गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा था। और यह 1199 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। 8 नंबर है,
तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। और तुजुक ए बाबरी का संबंध प्रथम मुगल सम्राट बाबर से है। यह बाबर की आत्मकथा है जो चकदाई तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबर के पोते अकबर ने आत्मकथा को फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना ने किया था। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान तथा अकबर का सेनापति मान सिंह था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई, और इन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और 1674 में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था और इनकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गई थी। अगला है, आधुनिक भारत से किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जांच करना। इस एक्ट की स्थापना 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। अगला है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के क्रांति का भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से लेके 1862 तक। 1862 तक कार्यकाल था और इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। इसी के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना समाप्त कर दिया था। कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय था। कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? हिमालय जैसी भूल बताई थी किसने? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। किस घटना के बाद पूछा जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौड़ा चौड़ी। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1 अगस्त 1920 को। और 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था ये चौड़ा चौड़ी कांड। कब हुआ था चौड़ा चौड़ी? 5 फरवरी 1922 को। और इस घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। 14 नंबर है, बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कब? 16 जुलाई 1905 को। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा भारतीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग करने पर बल देना था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। 28 सितंबर 1885 को की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और उन्हें वर्ष 1917 में अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने इसी वर्ष कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट, ऑप्शन नंबर डी। 22 अगस्त 1907 को मैडम भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया था और इस घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करमशाह। पागलपंथ की रचना करमशाह ने की थी। किसने की थी? करमशाह ने। और पागलपंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव बंगाल में था। 1825 ईस्वी में करमशाह तथा टीपू ने जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह किया था और 1833 में कांग्रेसों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। तो क्वेश्चन था पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। फराजी कौन थे? तो फराजी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे और फराजी आंदोलन की शुरुआत 1838 में हुई थी। कब हुई थी? 1838 में। और इसका विस्तार क्षेत्र बंगाल था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार लाना। 19 नंबर क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो भौगोलिक रूप में किस इलाके में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों के 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था और 1822 से 1839 तक लगातार चलता रहा। इस विद्रोह का मुख्य कारण था अकाल और भूख की समस्या। 20 नंबर क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेरा बड़ौदा। बघेरा बड़ौदा, बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में बड़ौदा में। और इसको अंग्रेजी सरकार इसका विरोध किया था। ओखा मंडल के बघेरों ने शुरू से ही अंग्रेजी शासन का विरोध किया था और यह विद्रोह 1818 से 1820 तक चला था। कब तक चला था? 1820 तक चला था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था, इसका सही क्रम जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1835, 1867, 1878, 1908। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1835 में क्या आया था? प्रेस अधिनियम आया था। फिर 1867 में आया था लाइसेंसिंग अधिनियम। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और 1909 में समाचार पत्र अधिनियम। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में की गई थी और कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान था, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी होती रही, जिसका प्रमुख कारण था प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस पर उत्तरदायियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक सत्ता अपनाया था। कई मामलों में उद्देश्यों को लेकर भी मतभेद था। लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष बंगाल में क्रांतिकारियों आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उनकी पुस्तक थी योगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि का प्रकाशन किए थे और द लाइफ डिवाइन उनकी प्रमुख पुस्तक में से एक है। इन्होंने 1910 में पुंडुचेरी आश्रम से इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अब 24 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी
और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका विषय था। नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? कैथरीन मेयो, हेडसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। वर्ष 1924 में कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें भारतीय समाज, सांस्कृतिक तथा धर्म पर गहरी टिप्पणियां की गई थी। और चार्ल्स एंड्रयूज महात्मा गांधी के सहयोगी थे एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई पुस्तकों और टिप्पणियों लिखी। एल्डस हक्सले ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज की स्थिति पर लिखा और उनकी रचना थी एस्लिप्स ऑफ वाराणसी में स्वतंत्रता के लिए सुझाव दिए गए। विलियम डिग्बी ने पूर्ण आर्थिक नस्लीय समानता, प्रतिनिधियों, सरकार और स्वशासन की वकालत की थी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है उर्दू भाषा में लिखा। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र के मामले में 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी और बाद की परीक्षा में बीपीएससी ने इसका लेखक बिस्मिल को नहीं माना। ठीक है, और इसके रचनाकार बिस्मिल आजिमाबादी हैं। कौन है? बिस्मिल आजिमाबादी। ये बीपीएससी के द्वारा दिया गया आंसर है, आजिमाबादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हजरत मोहानी। सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 में मोहानी ने किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से लिखा था। बाद में इस नारे को भगत सिंह ने प्रचलित किया। हजरत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो करीबी वर्ष को पहचानना है जो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का करीबी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925। ये दोनों ईयर जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925, ये दोनों एक ही ईयर का है। नागपुर के केडी हेडगेवार द्वारा की गई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना तो नागपुर में केडी हेडगेवार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 के दशक में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और किसानों की समस्या को दूर करने हेतु कई कदम उठाए। इन्होंने 1929 में प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। पहला कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 में। कांग्रेस की ओर से दो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और तीसरी गोलमेज सम्मेलन 1932 में श्वेत पत्र जारी किया गया था जो बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का आधार बना।
31 नंबर है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें आरक्षित हैं, जो गया, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। विधानसभा में कितना है? बिहार विधानसभा में 243, और बिहार लोकसभा के लिए तो कुल 40 सीटें हैं। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा। बिहार में एक प्रमुख त्यौहार है, और यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो वैदिक काल से चली आ रही है। यह त्यौहार हिंदू धर्म से संबंधित है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। कौन? छठ पर्व। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण से। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, और 1915 में वापस लौटे थे। कब? 1893 में गए थे और 1915 में वापस लौटे। और महात्मा गांधी जब भारत लौटे थे तो अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया था उसी टाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। 34 नंबर क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जो सिख गुरु का जन्म हुआ था वो थे गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम धर्म गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था, और इनके पिता सिख धर्म के 9वें गुरु तेंग बहादुर और माता गुजरी देवी थी। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा पंथ का भी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? किसके? इंडियन एसोसिएशन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1922 में, और 1923 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1927 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए। चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकनायक। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बिहार के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और 1974 में इन्होंने इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वर्ष 1998 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण को। 37 नंबर है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज आदि के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास जिले में, बिहार के रोहतास जिले में है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब इसके हिसाब से वर्ष 2014 तक बिहार में कुल वन क्षेत्रफल जो था वो था 67,064.17 वर्ग किलोमीटर। कब था? तो 2014 में, जो भौगोलिक क्षेत्रफल से 7% था। और वर्तमान में जो 2018 से 19 में वनाच्छंदन है वो 7306 किलोमीटर है। कौन है? 7306 किलोमीटर, जो इसका ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है। 7306। तो बिहार में अगर हाल का पूछा जाए कितना हो जाएगा? 7306 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के पूर्वी भाग में है कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, और कटिहार जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। किससे? पश्चिम बंगाल से। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखाना झील, कामा झील। तो बिहार में जो है वो अनुपम झील है। कौन है? अनुपम झील। अनुपम झील बिहार राज्य के कैमूर जिला में स्थित है। पर्यटक अनुपम झील से मछलियों का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। मछलियों के लिए
इसे ज़्यादातर जाना जाता है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारियों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ईयर पूछ रहा है कौन से ईयर में बिहार और बंगाल भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 को पारित किया गया था और इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य था जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म के प्रतीक थे। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया गया था और इस दौरान बिहार में लोगों में गांधी जी के विषय में चर्चा थी कि वो एक बड़े सुलझे और राजनीतिज्ञ हैं। औपनिवेशिक काल में गांधी जी को लोग धर्म का प्रतीक मानते थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। ये दोनों जो थे वो किसान आंदोलन से बिहार में संबंधित थे। एक बड़े किसान नेता थे सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था और स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों बिहार में ही एक बड़े किसान थे। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा। राहुल संकीर्त्यानंद असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। राहुल संकीर्त्यानंद हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और उनकी मृत्यु जो हो गई थी 1963 में दार्जिलिंग में, जो पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग का पश्चिम बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन देखते हैं क्या क्या है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये विकल्प जो है सही है। क्वेश्चन यही कह रहा था कौन सा कथन सही है, ये सही है। दूसरा पढ़ते हैं, 1857 में डुमराव, दरभंगा के हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं, ये गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, ये भी गलत है। चौथा में है, 1857 में दरभंगा, डुमराव तथा हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अगला क्वेश्चन है, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने 1916 में चंपारण के किसानों की हालात को देखकर दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदनामों से लेख लिखा और मोहम्मद मुनीस चंपारण के ही निवासी थे। बेतिया के एक स्कूल के अध्यापक थे ये पीर मोहम्मद मुनीस। अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किए थे बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी और इस समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था, बलवंत राय मेहता समिति। अब है भारत का भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी नंबर हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये जो है सब बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है?
तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार जो है वो अकलेश्वर गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका डी हो जाएगा आंसर, डिगबोई असम में। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई और असम में, जहाँ एशिया की पहली तेल रिफाइनरी प्रारंभ हुई थी। 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में यहाँ तेल की खोज की गई थी। कब? 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में। और देश में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है जो अपतटीय क्षेत्रों में शामिल है। यह कुल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% भाग उत्पादित करता है। देश में राजस्थान करीब 24%, गुजरात 13%, असम लगभग 12% कच्चा तेल का उत्पादन करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई असम। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगाम्बो नदी किस नाम से जाना जाता है? जंगम्बो नदी को किस नाम से जानते हैं तो भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। भारत के यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जांगबो के नदी से जाना जाता है। कहाँ? तिब्बत में। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप चेमायुंग दुर्ग हिमनद है और इसकी सहायक नदी है स्वर्णश्री, धनश्री, मानस, तीस्ता आदि। ये सब इसके जो है वो सहायक नदी है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह जो है वो सूखा स्थान है जहाँ केवल 103 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यालय है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यालय है। लेह को भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। भारत की जनजातीय की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उड़ीसा में जनजातियों की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों नहीं पाई जाती है, जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। और देश का कुल जनसंख्या 8.6% अनुसूचित जनजाति और 16.6% अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर निर्मित है और नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई जो है 124 मीटर है और इसकी लंबाई 1450 मीटर है। जवाहर नहर तथा लाल बहादुर नहर इसी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो पाया जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला, जहां देश का करीब 40% कोयला का भंडार है। उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद झारखंड का स्थान है। कोयला मंत्रालय रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। 55 नंबर क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो हर 1000 जीवित जन्मों से पहले, जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 को भारत की जनगणना एवं रजिस्ट्रार जनरल के नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित संग्रहित जीवन सारणी के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर जो है वो 33 है। कितना है? 33। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो कृषि भूमि 60% से कम है वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल की कृषि भूमि शुद्ध रूप से 60% से भी कम है। सर्वाधिक कृषि भूमि पंजाब में है, जहां भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 84% भाग कृषि में प्रयोग किया जाता है। और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ कुल क्षेत्रफल का लगभग 62% क्षेत्र कृषि पर कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमानों पर लौह अयस्क संपन्न है?
तो सबसे बड़े पूछ रहा है 2 राज्य का नाम बताने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रमुख राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक राज्यों के लगभग 90% से अधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है और वर्तमान में लोहे के उत्पादन में उड़ीसा आगे है। अब है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन 58 नंबर। पेनायन यूरोप और अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है कैसा पर्वत का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला। ये तीनों पर्वत कैसा है? पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पेनायन अल्पेशियन विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण प्री कैबियन या कैबियन युग में महाद्वीप भ्रंशन से हुआ है, जबकि नवीन वलित पर्वत एंडीज रॉकी, हिमालय आदि का निर्माण महासागरीय भ्रंश से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। यह खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने। खगोल शास्त्री थे ये, और जिन्होंने 16वीं सदी में सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इससे पहले पृथ्वी को स्थिर एवं सूर्य को इसके चारों ओर तरफ परिक्रमा करने की मान्यता थी। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा पूछा जा रहा है तो कनाडा, इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। विश्व का सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा है और कनाडा के तटरेखा की लंबाई जो है 1,25,567 मील है। कितना है? 1,25,567 मील। और यूएसए का है 1,23,080 मील और ऑस्ट्रेलिया का है 16,007 मील और भारत का जो है वो 4700 मील है तटरेखा की लंबाई। और सबसे छोटी तटरेखा है कहाँ की है? मोनाको की, 3.5 मील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादक है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा उत्पादक है देश चीन है, जबकि उपयुक्त विकल्प में यूएसए सबसे बड़ा एल्युमिनियम है। इस क्वेश्चन के मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा यूएसए है, लेकिन सबसे पहला स्थान किसका है? चीन का है। अगर चीन रहेगा ऑप्शन में तो आप लोग चीन टिक करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीन है, रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है एल्युमिनियम उत्पादक देश में, एल्युमिनियम में पूछे तो। ठीक है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है, इसका देख सकते हैं, जैसा कि थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जैसे देख सकते हैं इसको मिलान करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में है 1 का 2, रॉटरडैम, पोटमैक, पेरिस, रायन, बुडापेस्ट सीन नदी पे, और वंशीगटन कहाँ है? डेनब्यू नदी पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है धातु के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है और यह सोना तथा अन्य खनिजों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल है। अब है अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या है इसका? देखते हैं, इसका भी मिलान करना है। ओपन जनरल लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार, 2 हो जाएगा, 1 का 2। ट्राइसेम, ट्राइसेम का हो जाएगा रोजगार, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी स्तंभ ख हो जाएगा इसका 2, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद है स्तंभ क और ख में थोक मोल सूचकांक, थोक मूल सूचकांक, सी का हो जाएगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर 4। और नकदी रिजर्व अनुपात हो जाएगा ऋण नियंत्रण। तो इसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए।
2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महानिवेश प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में आया, जिसमें पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य में से भारी उद्योग व खनिजों के उच्च प्राथमिकता देना था। इस दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भी मिलान करना है। तो 1955 जो है इसमें देखते हैं। सबसे पहले 1955, 1964, 1982 और 1987। तो 1982 जो था वो हमारा था भारत निर्यात आयात बैंक से, ए हो जाएगा इसका। उसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1964। फिर है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, तो इसका हो जाएगा 1955 ए। और है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, तो इसका हो जाएगा 1987। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकरण है वो किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के पास, ऑप्शन नंबर सी। जबकि साख नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक के पास साख का करता है, लेकिन व्यय का कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011 से 12 में। प्रभावी राजस्व घाटे को सर्वप्रथम आंकलन वर्ष 2011 से 12 के बजट में किया गया और यह राजस्व घाटे से पूंजीगत संपत्ति का निर्माण दिए गए अनुदान के घाटे से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो ब्याज भुगतान जो है इसका सही आंसर है राजस्व व्यय से। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का एक आइटम यानी मद है और ब्याज भुगतान विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर होने वाले खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी से संबंधित है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 सही है। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपयुक्त सूचकांकों में से कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा संकलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिर्फ यही इसका सही सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, और सी में दिया हुआ है 4। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये सीएसओ जारी करता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा जो कमाता है इसका सही आंसर है कपड़ा से। किससे? कपड़ा से। भारत का कुल निर्यात 12% हिस्सा वस्त्र निर्यात करता है और भारत वैश्विक वस्त्र निर्यात का 5% हिस्सा वस्त्र निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है। कौन सी मुद्रा कहलाती है? गर्म। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है और गर्म मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक होती है, जैसे डॉलर। ठंडी मुद्रा वो होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होती है, जैसे विकासशील देशों की मुद्रा ठंडी मुद्रा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल होने वाले घटक हैं चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। और चावल के अंतर्गत 14, गेहूं के अंतर्गत 9, दलहन के अंतर्गत और 16 राज्यों में शामिल किया गया है। कितने राज्यों में? 16 राज्यों में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
भारत में बजट घाटे को पूरा करने के संदर्भ में ट्रेजरी बिल की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो ट्रेजरी बिल को जो समाप्त किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 1997 को। 1993 ईस्वी में भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पे अर्धोपाय अग्रिम योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे है? बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। और 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु आर.एन. मल्होत्रा सेवानिवृत्त गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में सरकार को सौंपी थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सेवा कर जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1994 से 95 में। ठीक है, तो भारत में सेवा कर की शुरुआत 1994 से 95 से हुई थी और भारत में सेवा कर राजा चलैया समिति की सिफारिश के द्वारा लागू किया गया था और 1991 में राजा चलैया समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसने 1994 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 द्वारा 1994 से 95 से भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई जो आज तक चली आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर बी। जब 1997 में एस तारापोर की अध्यक्ष में रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता हेतु समिति गठित हुई थी तो इस समिति ने रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पर राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। तो राजस्व के स्रोत पर विचार करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, विचार कीजिए, निगम कर। निगम कर के अलावा अन्य आयकर, कस्टम्स, संघ उत्पाद शुल्क। तो सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अवरोही क्रम बोल रहा है दर्शाने के लिए। पूरा क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, ये क्रम वाइज ही दिया हुआ है। पहले निगम कर, फिर निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, फिर कस्टम्स, फिर संघ उत्पादन शुल्क। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है, माइक्रो, लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के माध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़ रुपए से अधिक, 10 करोड़ रुपए से कम। सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ से कम है। लघु उद्योग हेतु 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम और सूक्ष्म उद्योग हेतु 25 लाख से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन वर्ष में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 से 73, 1976 से 77। किसी देश की कुल आयात एवं निर्यात मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है और भारत में 2 वित्तीय वर्ष 1972 से 73 और 1976 से 77 में व्यापार संतुलन अनुकूल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई? नकारात्मक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 से 2003 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी स्थिर मूल्य पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि में शुरू की गई थी। वर्षा है,
वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान 10वीं पश्चिमी मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा बीमा और वर्षा बीमा योजना का सही आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। वर्षा बीमा और वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनकी अल्पकालिक उधार पर लेता है। और दूसरा है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो और न ही दो, ना ही एक और ना ही दो, ठीक ना। तो बैंक दर जो होता है वह सामान्य ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। और रेपो रेट यानी कि रेपो दर जो होता है जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक अल्पकालिक समय के लिए यानी कम समय के लिए रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करता है और उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है। तो भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधार में जो शामिल है वो है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, बी, ठीक है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से वित्तीय क्षेत्र की गति मिलती है। और भारत में वर्ष 1991 की आर्थिक सुधार के बाद सार्वजनिक एवं बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश को प्रोत्साहित किया गया है और इस प्रकार वित्तीय उदारीकरण से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। तो भारत निर्माण का अंग नहीं है वो है कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाके में सिंचाई, आवास, जल उपलब्धता, संचार हेतु तथा विद्युतीकरण आदि क्षेत्र को मजबूत करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है। तो गरीबी रेखा के लिए सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और 3 में है नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो योजना आयोग ने 2004 से 5 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्माण हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 26 रुपये के आधार पर माना जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 32 रुपया के आधार पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। EAS, ट्राइसेम, JRY, RL, EGP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, पहले 2 फिर 4 फिर 3 फिर 1, ठीक है। इसका क्रम होगा ट्राइसेम 1979, कितना हो जाएगा 1979 में ट्राइसेम। और ग्रामीण भूमि रोजगार ये जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 1983। और जवाहर रोजगार योजना 1989 और उसके बाद आ जाएगा रोजगार आश्वासन 1993। इस तरीके से इसका क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी मिलान करना है, तो पूरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 88 का डी हो जाएगा। 1 का 3 राष्ट्रीय कृषि,
नीति 2000, समुद्रीय मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 और 7वां वित्तीय आयोग 1978। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, जो अब हमारा साइंस से क्वेश्चन है। साइंस में सबसे पहले केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान। 89 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम जो है धात्विक की क्रियाशीलताओं के अवरोही क्रम में सक्रियता श्रेणी को कहते हैं। किसको कहते हैं? धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और क्रियाशील जो हो जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा पोटेशियम। पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जस्ता, लोहा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। इस तरीके से इसका क्रियाशील में क्रम है। ठीक है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित या अनावेशित दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के वायु भाग में उत्पन्न होते हैं, इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है और पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है। कॉस्मिक किरणें का खोज विक्टर हेंस ने 1912 में की थी, जिन्होंने 1936 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला था। और कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ये दोनों तरीके का हो सकता है कॉस्मिक किरणें। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही कार्बनिक मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन एक चतुर्थ संयोजक धातु है और यह स्वयं तथा अन्य परमाणुओं से बहुबंध बनाता है। कार्बन के सर्वाधिक यौगिक मिलते हैं जिसमें कार्बन की अभिस्थिति रहती है, मतलब कार्बन प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है, सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन तथा आसानी से तुरंत जलने वाली गैस है, जिसका उपयोग हम लोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख बायोलॉजी से, सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य स्थित है। तो सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य जो स्थित है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में। सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। 1972 में इसे वर्ड अभयारण्य तथा 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.06 हेक्टेयर आसपास है, जो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। कितना है? 0.06 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग जो है वो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी, शुष्क पुष्प और कली से प्राप्त होते हैं। लौंग एक प्रकार का मसाला है जो यूजेनिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की शुष्क पुष्प कली में होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, ओकोजिन संबंधित है। ओकोजिन संबंधित है किससे? कर्क रोग से। ओकोजिन एक असामान्य जीव है जो कैंसर, जिसे कर्क रोग कहते हैं, की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। कैंसर एक प्रकार की असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। तापेदिक और आंत्र ज्वर जीवाणुजनित तथा पीलिया विषाणुजनित बीमारी है। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार में सहायक होता है और रेडॉन गैस का कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए को किसने अंतपात्र में बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कोनबर्ग। आर्थर कोनबर्ग ने आइसोलेट डीएनए पॉलीमर और सिंथेसाइज्ड डीएनए को अंतपात्र परख नली में बनाया था।
इस कार्य के लिए उन्हें 1959 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शीय यानी माइक्रोस्कोपिक का खोज किया और हुक का नियम भौतिकी में दिया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनी विकिरण। कौन है? आयनी विकिरण। ये जो है आयनी विकिरण दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है और एक तरफ यह कर्क क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, अनुसंधान, विनिर्माण आदि में बेहतरी प्रदान करता है, वहीं इसके अधिक प्रयोग से बहरापन, कैंसर आदि जैसी समस्याएं होती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो रक्त का परिमाप होता है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा होता है? ये लाल रंग का जल से भारी क्षारीय तरल। इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। और मानव शरीर का औसतन जो होता है वो औसतन ब्लड जो होता है वो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो शरीर के भार का लगभग 7% होती है। महिलाओं में 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा और रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलेरा जो है वो किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल अन्य रोगों के। तो टाइफाइड और कॉलेरा जलजन्य रोग है। जो टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषित जल से होता है, जबकि कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से सदूषित जल पीने या भोजन खाने से होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, लीवर कहें तो यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर एवं मांसपेशियों में जमा हो जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु का खोज किसने की? तो जीवाणु का खोज किया था ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज किया था। और विषाणु का खोज करने वाले थे दिमित्री इवानोव्स्की। और पोलियो वैक्सीन का खोज किए थे जॉन ई साल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नव डार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन द्वारा जीवों के विविधता आदि हैं, ये परिवर्तन वंशागत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीट संवर्धन क्या है? इसका सही आंसर होगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहते हैं कीट संवर्धन। कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कीट संवर्धन। और एंटोमोलॉजी यानी कि एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन कहलाता है और वृद्धि कहलाता है, इसी को कहते हैं कीट संवर्धन को ही एंटोमोलॉजी कहते हैं। और इक्योथोलॉजी मछलियों के उत्पादन को कहते हैं इक्योथोलॉजी, मछलियों के उत्पादन। बायोलॉजी जीवधारियों का अध्ययन। जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन। और पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन से संबंधित। अगला है 105 नंबर, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ होता है। ये प्रोकैरियोटिक जीव है जो विषाणु तथा जीवाणु से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो हुआ था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन वनापर ने साल 1967 ईस्वी में मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में की थी। और अमेरिकी सर्जन नियामोड सुम्बे एवं ब्रूस स्टीमकोक को विश्व का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण 1981 का श्रेय दिया गया था।
और ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार वॉल्टन लीहेलन ने की थी। एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने सर्वप्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क से जो ब्लड का प्रवाह होता है वो कितने औसत होता है, तो इसका सही कितने मिनट में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 सीसी। तो वृक्क मानव शरीर का महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है और प्रत्येक वृक्क का औसत भार 120 से 175 ग्राम होता है और इसका मुख्य कार्य शरीर से विषाक्त पदार्थ को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना और वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 सीसी रक्त प्रभावित होता है और वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। प्रतिदिन कितना? 1500 रक्त को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कली है। तो पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रौ को कली कहते हैं। पादप कली एक अविकसित भ्रूणीय टहनी होती है जो किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। 109 नंबर क्वेश्चन है, अब समसामयिकी से क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 अक्टूबर 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य था मानसिक रोगियों को मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्हें वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांवों तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2014 में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 17 जनवरी मध्य पुणे महाराष्ट्र में किया जाना था, लेकिन इस आयोजन को कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 2022 में पुनर्निर्धारित किया गया। फोकल थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? तो भारत और अमेरिकी सेना के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ था 2014 में, वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रानीखेत उत्तराखंड। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला सैन्याभ्यास ब्रज प्रहार था और यह थल सेना का अभ्यास है जो वकलो हिमालय प्रदेश में हुआ था और युद्धाभ्यास या थल सेना का अभ्यास जो बीकानेर राजस्थान में हुआ था। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया? तो जिसको एक भी सीट नहीं मिला था वो था ऑप्शन नंबर डी DMK RLD नेशनल कॉन्फ्रेंस BSP। ठीक है, तो वर्ष 2029 में हुई वर्ष 2029 में हुई 17वीं लोकसभा चुनाव में सीट बीजेपी को 301, कांग्रेस को 2021 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, आप लोग अपने बुक में सही कर लीजिएगा। ठीक है, 2021 होगा। तो 2021 में जो कांग्रेस लोकसभा सीट में जो मिला है वो बीजेपी को 301 मिला है, कांग्रेस को 52 और DMK को 24 मिला है। ठीक है, और जिसको एक भी सीट नहीं मिला है वो कौन है? जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 तक का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। किसको? तो डॉक्टर AS पिल्लई को। ऑप्शन नंबर बी, ये ब्रह्मोस मिसाइल के जनक और साइंटिस्ट थे। इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को। ऑप्शन नंबर सी, पहले वेतन आयोग जिसका गठन जनवरी 1946 में किया गया था और भारत में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 को
लागू किया गया है। और वेतन आयोग का गठन 10 वर्ष के बाद किया जाता है। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद किया जाता है। 116 नंबर है, न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है। तो संबंधित है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून में परिवर्तन के लिए वर्मा कमेटी का गठन किया गया। कौन से कमेटी का? वर्मा कमेटी का। अगला क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर, इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसे इड्यूटेरिया का जो हम करेंट पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोगों को बता चुके हैं कि किनको मिला है साहित्य पुरस्कार 2014 के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैट्रिक मोडियानो को। 118 में है, निम्नलिखित में से, और 2020 में किसको दिया गया है? लुइस ग्लुक को दिया गया है। कहाँ के हैं? अमेरिका के कवित्री हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपनी सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है? तो सैन्य सेवा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा UAE, ऑप्शन नंबर बी। इस सेवा के अंतर्गत हाई स्कूल से कम योग्यता रखने वाले युवकों को 2 वर्ष और हाई स्कूल या उसके अधिक योग्यता वाले युवकों को 9 माह तक सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय है। तो वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय क्या है? वित्तीय समावेशन। ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और जुलाई 2021 में रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 23वां संस्करण जारी किया गया है। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको बोलते हैं के द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रतिवर्ष 2 बार जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका 2014 के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी को। मालिया और ससा ओबामा को, केंडाल और किली जेनर को, मलाला यूसुफजई को। अगला क्वेश्चन है, 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 में आयोजित होना है प्रस्तावित है। 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 में आयोजित होना प्रस्तावित है, कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूफा, रूस में। ब्रिक्स का होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा ये। और इसका सम्मेलन कहाँ होगा? यूफा, रूस में 2015 में आयोजित होना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, और 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 सितंबर को भारत द्वारा किया गया। कब किया गया? 9 सितंबर को। और तीसरी बार भारत ने इस शिखर सम्मेलन में मेजबानी की। भारत द्वारा 2012 से 2016 में इसकी अध्यक्षता किया गया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया था। 122 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। किसके लिए? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और 2022 से 24 का कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक समावेशित परिषद में चुना गया है। कब से? 2022 से लेकर 2024 तक के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में सेवा करने हेतु चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक रूस जीता है। कौन जीता है? रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस बहुमुखी योग्यताओं वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरी एडरसन।
12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड एवं वेल्स में आयोजित किया गया था। और मैन ऑफ द सीरीज केन विलियम्स जो न्यूजीलैंड के हैं, मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के हैं। और 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत को मिला है 2023 के लिए। और 14वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका 2027 में आयोजित होगा। कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में 2027 में। अगला है चैंपियंस लीग T20 2014 का विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। भारत से दर्शकों की कमी, स्थिर परियोजन एवं अन्य कारणों से 2015 के क्रिकेट बोर्ड द्वारा घोषणा की गई टूर्नामेंट को खत्म कर दिया जाएगा। और 2014 में चैंपियंस लीग ने T20 टूर्नामेंट आखिरी बार आयोजित की गई थी, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वें एशियन गेम्स 2014 में भारत का स्थान क्या था? तो 17वें एशियन गेम्स में भारत का स्थान था 8वां। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। प्रथम स्थान पर चीन था। और 19वां एशियाई खेल हंगांजू चीन में 2022 में हुआ। और 20वां एशियाई खेल नगोया जापान 2026 में आयोजित होगा। अगला है 128 नंबर। इनमें से कौन 17वें एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेश्वर दत्त। ये जो थे योगेश्वर दत्त 18वें एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता। 2018 में महिला में था विनेश फोगाट जो 50 किलोग्राम का था। और पुरुष में बजरंग पुनिया जो 65 किलोग्राम का था। ये 18वें एशियाई गेम्स के लिए, ठीक है। 17वें के लिए योगेश्वर दत्त जो 65 किलोग्राम के लिए थे। 129 नंबर है। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने प्राप्त किया। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का स्थान तीसरा था। और आयोजन स्थल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम यूके 2022 में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कंपटीशन 2014 महिला एकल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच जो साइबेरिया के हैं। और महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका कहाँ की? जापान की है। और यूएसए ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता था डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं। और महिला एकल विजेता एमा रादुकानु कहाँ की? कनाडा की खिलाड़ी हैं। अगला है सैफ टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। सी, सैफ चैंपियन 1 से 16 अक्टूबर 2021 के मध्य मालदीव में आयोजित किया जाएगा। और सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और इसका थीम था मस्ट सक्सेसफुल टीम। सॉरी, थीम नहीं था, मतलब टीम था। मस्ट सक्सेसफुल टीम कौन था इसमें? इंडिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है। तो HDR 2014 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक का जो रैंक है उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135। एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013 से 14 में भारत में तिलहनों की कुल उत्पादन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30.72 मिलियन टन। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। फिलिस्तीन पश्चिम एशियाई क्षेत्र है। फिलिस्तीन जो है वो पश्चिम एशियाई क्षेत्र है और इसकी राजधानी कहाँ है? रामला। और यूरोपीय देशों में स्वीडन इसे आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश है। 35 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। और 2020 का थीम था बेहतर पुनर्निर्माण। कोविड-19 के बाद दुनिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी, सुलभ और अनुकूल माहौल है, ठीक है। इसका क्या थीम था? बेहतर पुनर्निर्माण। 136 नंबर क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद के उत्कृष्टता के लिए जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और यह सम्मान जो की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में। और वर्तमान में इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 15 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। 139 नंबर है, निम्नलिखित समझौता पर विचार कीजिए। भारत श्रीलंका मुक्त समझौता, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था। उपयुक्त समझौते का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले 4, फिर 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से क्रम याद करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो नागासाकी कहाँ है? जापान में है। इस पे बम कब गिराया गया था? 1945 में। तो कौन सा बम विस्फोट प्रयुक्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। ठीक है, जापान के नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, जिसका कोड फैटमैन था। और इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अब हमारा 10 क्वेश्चन मैथ से होगा और रीजनिंग से संबंधित होगा। तो इसका सिर्फ हम आंसर करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 142 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 0.69897। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 145 नंबर, समीकरण 2x + 10 g = 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर श्रेणी। क्वेश्चन है 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 148 नंबर हो जाएगा 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है 150, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 इकाएँ। ठीक है, तो ये था हमारा 150 क्वेश्चन जो समाप्त हो गया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ, जो हमारा होगा 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित, जो 2011 में हुआ था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।